नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। मास्टर सर्कुलर नंबर 66, शास्त्रीय तथा अनुशासनिक प्राधिकार। शास्त्रीय तथा अनुशासनिक प्राधिकारी रेल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 968 के अनुसार विनियमित की जाती हैं। इन नियमों के भाग 3 के नियम संख्या 6, 7 और 8 शास्त्रियों और अनुशासनिक प्राधिकारियों से संबंधित हैं। दूसरा, किसी रेल सेवक पर इन नियमों के भाग 4 में निर्धारित उचित कार्यविधि का अनुसरण करने के बाद ठोस और पर्याप्त कारणों के आधार पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ अधिरोपित की जा सकती हैं। इन शास्तियों को 2 कोटियों छोटी और बड़ी में वर्गीकृत किया गया है। 6 छोटी शास्तियाँ तथा 5 बड़ी शास्तियाँ हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है। छोटी शास्तियाँ: पहला, परिनिंदा करना। दूसरा, विनिर्दिष्ट अवधि तक पदोन्नति रोके रखना। तीसरा, उपेक्षा द्वारा या आदेशों को भंग करने से सरकार या रेल प्रशासन को हुई धन संबंधी हानि के संपूर्ण या किसी भाग की उसके वेतन से वसूली। तीसरा, का, सुविधा पासों या सुविधा टिकट आदेशों या दोनों की सुविधा रोकना। तीसरा, खा, बिना किसी संचयी प्रभाव के तथा उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए काल वेतनमान टाइम स्केल के निचले प्रक्रम पर अवनति। चौथा, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वेतन वृद्धियों को इन अतिरिक्त निर्देशों के साथ रोके रखना कि ऐसी कालावधि के अवसान पर यह उसकी भावी वेतन वृद्धियों को रोकने का प्रभाव रखेगा या नहीं रखेगा। बड़ी शास्तियाँ। पांचवा, खंड 3 खा में यथा उपबंधित के सिवाय विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वेतन के काल वेतनमान में निचले प्रक्रम में अवनति इन अतिरिक्त निर्देशों के साथ कि ऐसी कालावधि के अवसान पर यह उसकी भावी वेतन वृद्धियों को रोकने का प्रभाव रखेगा या नहीं रखेगा। छठवां, वेतन ग्रेड पद या सेवा के निचले काल वेतनमान में अवनति उस ग्रेड या पद या सेवा में जिससे रेल सेवक अवनत किया गया था प्रत्यावर्तन की शर्तों और उस श्रेणी पद या सेवा में ऐसे अत्यावर्तन पर उसकी वरिष्ठता और वेतन के बारे में अतिरिक्त निर्देशों सहित या रहित। सातवां, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आठवां, सेवा से हटाया जाना जो सरकार या रेल प्रशासन के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी। 9वां, सेवा से पदच्युति जो सरकार या रेल प्रशासन के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी। तीसरा, नियम 3 खा की शास्ति अर्थात बिना किसी संचयी प्रभाव के तथा पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए उसी काल वेतनमान के निचले प्रक्रम पर अवनति को नियम 6(5) की बड़ी शास्ति अर्थात काल वेतनमान के निचले स्तर पर अवनति में से अलग किया गया है तथा पासों सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखने की शास्ति के पश्चात इसे रखा गया है। नियम 6(3) खा में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तों को अर्थात शास्ति की कालावधि 3 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, शास्ति संचयी प्रभाव के बगैर होनी चाहिए,
था। शास्त्री का रेल सेवक की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नियम 2 के अधीन वेतन वृद्धियों को रोके रखने की शास्त्री को अधिरोपित करने से संबंधित उपबंधों से लिया गया है। नियम 2 में यह शर्त है कि इस तथ्य के बावजूद कि वेतन वृद्धियों को रोके रखना छोटी शास्ति है, लेकिन यदि 3 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए वेतन वृद्धियां रोक ली जाती हैं या संचयी प्रभाव सहित अथवा पेंशनीय लाभों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो नियम 9 के अधीन जांच की जानी चाहिए। जैसा कि बड़ी शास्ति के लिए विहित है, इसलिए वेतनमान के निचले स्तर पर अवनति एक छोटी शास्ति हो, इसके लिए नियम 6(2)(2) ख में विनिर्दिष्ट सभी तीनों शर्तों पूरी होनी चाहिए। चौथा, किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे कदाचार के संबंध में जो उसने अपने नियोजन से पहले किया है और यदि कदाचार इस प्रकार का है कि उसका मौजूदा नियोजन के साथ युक्ति संगत संबंध तथा इससे वह सेवा में बने रहने के योग्य नहीं रहता तथा अनुपयुक्त हो जाता है, तो कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। पांचवा, शास्ति की मात्रा के संबंध में विशेष उपबंध। किसी मामले में शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बहरहाल, मामलों की कतिपय किस्मों में विशिष्ट शास्ति अधिरोपित करने के लिए विद्यमान विशेष उपबंध नीचे दिए गए हैं। पहला, किसी ऐसे कार्य का लोप का जो रेलगाड़ियों की टक्करों में परिणत हुआ हो या सामान्यतः परिणत हो गया होता। सामान्यतः नियम 6 के खंड 8 और 9 में विनिर्दिष्ट शास्तियों अर्थात सेवा से हटाया जाना या सेवा से पदच्युति में से एक शास्ति अधिरोपित की जाएगी। दूसरा, खतरे का रेलवे सिग्नल पार करने में दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले में सामान्यतः नियम 6 के खंड 5 से 9 में विनिर्दिष्ट शास्तियों अर्थात कोई एक बड़ी शास्ति में से एक शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तीसरा, किसी सरकारी कार्य को करने या उससे प्रवृत्त करने के हेतु या इनाम के रूप में वैध पारिश्रमिक के अलावा किसी व्यक्ति से कोई पारितोषिक स्वीकार करने या प्राप्त करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के मामले में सामान्यतः नियम 6 के खंड 8 या 9 में विनिर्दिष्ट शास्तियों अर्थात सेवा से हटाया जाना या सेवा से पदच्युति में से एक शास्ति अधिरोपित की जाएगी। उपर्युक्त सभी तीनों मामलों में जहां ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाती, वहां उसका कारण लिखित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। छठवा, वे कारण जिनसे कोई शास्ति नहीं बनती का रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम के अधीन 6 के स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित शास्ति की कोटि में नहीं आते। पहला, उस सेवा को जिसमें वह है या उस पद को जिसे वह धारित करता है या उसकी नियुक्ति के निबंधनों को शासित करने वालों नियमों या आदेशों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा को पास करने में असफल होने पर रेल सेवक की वेतन वृद्धि रोके रखना। दूसरा, रेल सेवक को काल वेतनमान में दक्षता रोध को पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर रोकना। इस अवधारणा को 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों में स्थान नहीं दिया गया है। तीसरा, रेल सेवक के मामले पर विचार करने के बाद
अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में प्रोन्नति न देना। चौथा, उच्चतर सेवा ग्रेड या पद में स्थानापन्न रेल सेवक का इस आधार पर कि वह ऐसी उच्चतर सेवा ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है या उसके आचरण से असंबद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन। इसे नीचे पैरा 7 में अंतर्विष्ट इस नियम से संबंधित अनुदेशों के साथ पढ़ा जाए। पांचवा, किसी अन्य सेवा मेड़ या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त रेल सेवक का उसकी नियुक्ति के निबंधनों के या ऐसी परिवीक्षा के शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर उसकी स्थायी सेवा ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन। छठवा, ऐसे रेल सेवक की सेवाओं का जिसकी सेवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली गई थी, उस सरकार या प्राधिकरण के जिससे ऐसे रेल कर्मचारी की सेवाएं उधार ली गई थी प्रतिस्थापन करना। सातवां, रेल सेवक की उसकी अधिवर्षता या सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आठवां का, परिवीक्षा पर नियुक्त रेल सेवक की सेवा का उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत में उसकी नियुक्ति के निबंधनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार पर्यवसान। खा, अस्थायी रेल सेवक की सेवा का भारतीय रेल स्थापना संहिता 5वां संस्करण 1985 की जिल्द में अंतर्विष्ट नियम 301 के अनुसार पर्यवसान या गा, किसी करार के अधीन नियोजित रेल सेवक की सेवा का करार के निबंधनों के अनुसार पर्यवसान। नौवां, रेल सेवक का सेवा मुक्त करना। का, शारीरिक योग्यता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप न होने के कारण अकुशलता के लिए। खा, स्थापन में कमी होने पर। गा, चेतावनी जारी करना, सरकार की अप्रसन्नता या परामर्श देना नियमों के अंतर्गत शास्ति नहीं बनती। यह सभी सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में उठाए जाने वाले प्रशासनिक उपाय हैं। सातवां, प्रतिवर्तन से संबंधित उपबंध। पहला, हालांकि असंतोषजनक कार्य के लिए निम्नतर पद पर प्रतिवर्तन शास्ति नहीं है, फिर भी किसी रेल सेवक का जिसने उच्चतर मेड़ में पद पर 8 महीने या उससे अधिक स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किए बगैर असंतोषजनक कार्य के लिए प्रतिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, उपर्युक्त बचाव केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने पैनल में होने के कारण स्थानापन्न पदों के लिए नियमानुसार अधिकार प्राप्त कर लिया है या जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए हैं। यह उपबंध उन पर लागू नहीं होता जो स्टॉप गैप उपाय के रूप में पदोन्नति पर स्थानापन्न के तौर पर काम कर रहे हैं और उन मामलों में भी लागू नहीं होता जहां विधिवत रूप से चयनित कर्मचारी को पैनल के रद्द हो जाने के कारण या किसी गलती को ठीक करने के परिणाम स्वरूप पैनल की स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण 8 महीने समाप्त होने के बाद प्रतिवर्तित किया जाना हो। तीसरा, बहरहाल अति विशेष परिस्थितियों में महाप्रबंधक अपने व्यक्तिगत फैसले के तहत
18 महीने की समय सीमा में छूट देते हुए स्थानापन्न कर्मचारी को प्रतिवर्तित कर सकते हैं। चौथा, उपर्युक्त पैरा 1, 2, 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों को रेलों को दोहराया गया। 8वां, शास्तियों में हस्तक्षेप करने में न्यायालय की शक्तियां। पहला, जहां तक अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की मात्रा का प्रश्न है, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, 1988 की सिविल अपील संख्या 1709 भारत संघ बनाम परमानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14/3/89 के अपने फैसले में निम्नलिखित की पुष्टि की थी। का अनुशासनिक मामलों या दंडों में हस्तक्षेप करने के अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की तुलना अपीली अधिकार क्षेत्र से नहीं की जा सकती है। खा, पूछताछ अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्षों में जब तक कि ये मनमाने या अनुचित न हो, अधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गा, यदि पूछताछ नियमों के अनुरूप तथा नैसर्गिक न्याय के अनुसार की जा रही हो तो न्याय के अंत में क्या दंड दिया जाना है, यह बात अनन्य रूप से सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है। घा, यदि शास्ति न्यायोचित तरीके से तथा कदाचार के सिद्ध हो जाने पर अधिरोपित की गई है तो अधिकरण को अपना निर्णय प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। शास्ति की पर्याप्तता से यदि वह दुर्भावपूर्ण न हो, अधिकरण का कोई वास्ता नहीं है। अड़ा, यदि पूछताछ अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के निर्णय साक्ष्यों पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ असंगत या असंबद्ध हो सकते हैं, तो भी अधिकरण शास्ति के संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। च, उपर्युक्त से अपवादिक के रूप में जहां किसी व्यक्ति को दंड न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाने के आधार पर केवल रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के नियम 14(1) के तहत ही सेवा से हटाया या पदच्युत आदि किया गया है, अधिकरण आपराधिक आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शास्ति की पर्याप्तता या इसकी युक्ति युक्तता की जांच कर सकता है। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम समरेंद्र किशोर एंडो 1994 SLR 516 और भारत संघ बनाम उपेंद्र सिंह 994 27 ATC 200 के मामलों में संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में दोहराया है कि उच्च न्यायालय या अधिकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का अपने निर्णय से प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। धारा 226 के अंतर्गत अधिकरण का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय की शक्तियों के बराबर ही है, जो कि न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। आरोपों की शुद्धता या यथार्थता में जाना अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि निर्धारित आरोप के अनुसार कदाचार का मामला न बनता हो या अन्य अनियमितताओं का दोषी न ठहराया गया हो या निर्धारित आरोप किसी कानून के विपरीत लगाए गए हों। 9वां, परिनिंदा करना। यदि कार्यवाहियों के अंत में यह पाया जाता है कि रेलवे सेवक पर कुछ दोष सिद्ध होते हैं तो चेतावनी सरकार की अप्रसन्नता परामर्श, जो कि मान्यता प्राप्त शास्तियां नहीं हैं, अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में कम से कम परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। 10वां, पदोन्नति रोके रखना। यद्यपि पदोन्नति रोके रखना नियम 6 के अंतर्गत एक विनिर्दिष्ट शास्ति है,
तो भी वेतन वृद्धि आदि को रोके रखने की शास्ति की अवधि के दौरान पदोन्नति न होना दो शास्तियां अधिरोपित करना नहीं समझा जाए। ऐसी परिस्थितियों में पदोन्नति न देना अतिरिक्त शास्ति नहीं है, बल्कि उसके आचरण का परिणाम है। 11वां हानि की वसूली। पहला, कर्मचारियों की ओर से अवहेलना या आदेशों के भंग आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामले में हानि की वेतन से वसूली करने की शास्ति के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी एक उसी आदेश द्वारा तथा एक उसी कार्यवाही के अनुसरण में भारतीय रेल स्थापना संहिता 1959 संस्करण के नियम 1707 के खंड 1, 2 और 4 तथा खंड 2, 1 और 2 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के नियम 1, 2, 3 का 3 खा 4 तथा 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के बराबर शास्ति देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे दोहरा दंड नहीं समझा जाएगा। दूसरा, हानियों की वसूली की मात्रा अधिक होने पर किस्तों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि इससे रेल सेवक या उसके परिवार पर अनुचित बोझ न पड़े। बारहवां, सुविधा पासों सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखना। पहला, सुविधा पासों टिकट आदेशों को 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए रोके रखने की शास्ति बहुत ही मामूली अपराधों तक ही सीमित रखी जानी चाहिए, क्योंकि शास्ति की अवधि के दौरान होने वाली मामूली असुविधा के सिवाय यह शास्ति प्रभावी शास्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि बाद में जैसे ही शास्ति की अवधि पूरी होती है, कर्मचारी कैलेंडर वर्ष में देय सभी सुविधा पासों सुविधा टिकट आदेशों का लाभ उठा सकता है। तीसरा, सुविधा पासों सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखने की शास्ति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शास्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिरोपित करने की बजाय सेटों के संबंध में अधिरोपित की जानी चाहिए। उन मामलों में जहां कर्मचारी ने कैलेंडर वर्ष में देय सभी पासों सुविधा टिकट आदेशों को लाभ पहले ही उठा लिया है, अगले वर्ष के खाते में पासों सुविधा टिकट आदेशों को रोके रखना चाहिए। तीसरा, हालांकि रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों में रोके जाने वाले पासों सुविधा टिकट आदेशों के सेटों की संख्या के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन नियम की मर्यादा ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह छोटी शास्ति है जिसे नियमित पूछताछ के बगैर अधिरोपित किया जा सकता है, पासों सुविधा टिकट आदेशों को काफी संख्या में नहीं रोका जाना चाहिए। चौथा, सेवा के दौरान किए गए अपराधों के लिए रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत शास्ति के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद के मानार्थ पासों को नहीं रोका जा सकता। ऐसे मामलों में एकमात्र शास्ति भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 2308, जिसे अब रेल सेवक पेंशन नियम 993 के नियम 9 में शामिल किया गया है, के अंतर्गत पेंशन संबंधी लाभों में कटौती है। लेकिन रेलवे क्वार्टर को अनधिकृत रूप से रोके रखने के लिए रेल सेवक पास नियम में निर्धारित उपबंधों और कार्यविधि के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद के मानार्थ पासों को रोका जा सकता है।
इस प्रायोजन के लिए रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के उपबंध लागू करने की आवश्यकता नहीं है। 13वां वेतन वृद्धि रोके रखना। पहला, यदि वेतन वृद्धि रोके रखने की शास्ति अधिरोपित करने के बाद रेल सेवक की पदोन्नति देय हो जाए तो शास्ति के समाप्त होने के बाद ही उसे पदोन्नत किया जाए। लेकिन जहां वेतन वृद्धि रोके रखने की शास्ति भावी तारीख से शुरू होनी है, वहां कर्मचारी को उसकी बारी के अनुसार पदोन्नत किया जाना चाहिए और पदोन्नति ग्रेड में उस अवधि के लिए शास्ति अधिरोपित की जाए जिससे उसे आर्थिक हानि ना हो। दूसरा, वेतन वृद्धि रोके रखने के एक के बाद दूसरे अधिरोपित दंड से संबंधित विभिन्न आदेशों को नीचे दर्शाए गए अनुसार लागू करना चाहिए। तीसरा, वेतन वृद्धि रोके रखने की शास्ति केवल उन वेतन वृद्धियों के लिए दी जाएगी जिनको पाने के लिए कर्मचारी शास्ति के आदेश जारी होने की तारीख तक हकदार नहीं हुआ हो। वह वेतन वृद्धि जिसके लिए कर्मचारी शास्ति अधिरोपित किए जाने की तारा से पहले हकदार हो गया हो लेकिन वस्तुतः आहत नहीं की गई हो, उसे नहीं रोका जा सकता है। चौथा, जब वेतन वृद्धि रोकने को शास्ति अधिरोपित की जाती है तो शास्ति संबंधी आदेशों के अनुसार केवल वही वेतन वृद्धियां रोकी जानी चाहिए जो काल वेतनमान में सामान्य तरीके से प्रवृत्त होती हैं। शास्ति संबंधी आदेशों से विभागीय या अन्य तकनीक परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि प्रवृत्त होने में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार उन मामलों में जहां विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काल वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनति को शास्ति अधिरोपित की गई हो, अग्रिम वेतन वृद्धि के प्रवृत्त होने में बाधा नहीं होनी चाहिए। पांचवा, पदोन्नति रोकने वेतन वृद्धियों रोकने की शास्ति को इनके स्वरूप के अनुसार स्थायी तौर पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। इसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ही अधिरोपित किया जा सकता है। छठवां, वेतन वृद्धियों रोकने की शास्ति एक छोटी शास्ति होते हुए भी यदि इसे 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिरोपित किया जाना हो या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभास संहिता अधिरोपित किया जाना हो या शास्ति द्वारा रेलवे सेवक की पेंशन या भविष्य निधि में विशेष अंशदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना हो तो नियम 9 के अधीन जांच की जानी जरूरी है। सातवां, अनुशासनिक प्राधिकारी को वेतन वृद्धियों रोकने के आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी को ये वेतन वृद्धियां अर्जित करने की संभावना बनी रहे, अर्थात वह अपने ग्रेड के अधिकतम पर न हो। ऐसी स्थिति में मामले को अपने आदेशों की समीक्षा और नए आदेश जारी करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेज देना चाहिए। संयोगवश यही एक स्थिति है जहां प्राधिकारी अपने आदेशों को समीक्षा कर सकता है।
14वां, समान वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनति। पहला, काल वेतनमान में निचले प्रक्रम पर अवनति की शास्ति में निम्नलिखित के बारे में उल्लेख करना चाहिए। का, यह तारीख जब से यह शास्ति प्रभावी होगी तथा वह अवधि जब तक के लिए शास्ति चालू रहेगी। खा, काल वेतनमान का वह स्तर रुपयों में जहाँ तक वेतन घटाया गया है तथा गा, यह अवधि वर्ष और माह में यदि कोई हो जहाँ तक उपयुक्त का में संदर्भित अवधि भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित रखने के लिए बनी रहेंगी, अर्थात कुल अवधि में से यह अवधि जिसके लिए शास्ति का संचयी प्रभाव बना रहेगा, यह अवधि शास्ति के चालू रहने की अवधि से अधिक की नहीं होगी। दूसरा, अनिर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी तौर पर काल वेतनमान के निचले प्रक्रम पर अवनति नियमों के अधीन अनुमेय नहीं है। जब एक कर्मचारी का वेतन एक विशेष प्रक्रम तक घटाया जाता है तो उसका वेतन उस प्रक्रम पर अवनति की संपूर्ण अवधि के लिए स्थिर रहेगा। तीसरा, यदि काल वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम में अवनति की शास्ति भावी वेतन वृद्धियों के स्थगन के लिए प्रचालित नहीं की जानी है तो शास्ति की समाप्ति पर कर्मचारी को वह वेतन दिया जाए जो वह अवनति न किए जाने पर लेता। यदि शास्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भावी वेतन वृद्धियों के स्थगन के लिए प्रचालित की जानी हो तो उस अवधि जिसके लिए वेतन वृद्धियां स्थगित की जानी थी को वेतन वृद्धियों के लिए न गिनकर शास्ति की समाप्ति पर वेतन निर्धारित किया जाए। 15वां, निम्नतर सेवा ग्रेड पद पर अवनति। पहला, का, जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि अवनति स्थायी होगी अथवा अनिश्चित अवधि के लिए होगी, अर्थात उस तारीख तक जब तक अवनति के आदेश के बाद उसके निष्पादन के आधार पर उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, निम्नतर ग्रेड अथवा पद पर अवनति की शास्ति निरपवाद रूप से विशिष्ट अवधि के लिए लगाई जाए। जब ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के आदेश में अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो तो तथा इसके साथ यह भी आदेश हो तो पुनः पदोन्नति का प्रश्न स्पष्टता ही नहीं उठेगा। खा, जब निम्नतर ग्रेड या पद पर अवनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तो शास्ति की समाप्ति पर कर्मचारी को उस पद पर स्वतः ही पदोन्नत कर दिया जाएगा जिस पद से उसे अवनत किया गया था। अवनति के ऐसे आदेश में यह स्पष्ट रूप से दिया जाए, पहला, अवनति की अवधि तथा दूसरा, क्या पुनः पदोन्नति पर रेल सेवक उस उच्चतर ग्रेड में मूल वेतन तथा वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेगा जिससे उसे अवनत किया गया था। गा, यदि अवनति के आदेश अनिश्चित अवधि के लिए हों तो आदेश निम्नानुसार बनाया जाए। ए को एक्स के निम्नतर पद ग्रेड सेवा में तब तक के लिए अवनत किया जाता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे बाई के उच्चतर पद ग्रेड सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता। उन मामलों में जिनमें यह अभिप्राय है कि रेल सेवक की मूल पद पर पुनः पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के बारे में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ही विचार किया जाएगा, आदेश निम्नानुसार दिए जाएं। ए को एक्स के निम्नतर पद ग्रेड सेवा में तब तक के लिए अवनत किया जाता है जब तक कि बाई के उच्चतर पद ग्रेड सेवा के लिए उसे इस आदेश की तारीख से
वर्षों की अवधि के बाद उपयुक्त नहीं पाया जाता। दूसरा, निम्नतर ग्रेड में अनिश्चित अवधि के लिए अवनति के मामलों में उच्चतर ग्रेड में पदों के लिए पुनः पदोन्नति के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किए जाएंगे तथा इस मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा, यदि निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है तथा आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्चतर ग्रेड में पुनः बहाल होने पर उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता तथा वेतन वृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह माना जाए कि आदेश का वरिष्ठता अथवा वेतन वृद्धियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति समाप्त होने के बाद कर्मचारी को स्वतः ही उस पद पर पुनः पदोन्नत कर दिया जाता है जिस पद से उसे अवनत किया गया था तथा इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कनिष्ठतम कर्मचारी को पदावनत भी किया जा सकता है जिसने उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को हिसाब के लिए बिना उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करना शुरू कर दिया हो। लेकिन यदि कोई और खाली पद हो तो कनिष्ठतम कर्मचारी को पदावनत करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे खाली पद पर समायोजित किया जा सकता है। यदि बाद में कभी उससे उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय लेने के लिए कि उनमें से किसे पदावनत अथवा पदोन्नत किया जाए उस ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर कर्मचारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाए। पांचवा, रेल सेवक को निम्नतर ग्रेड में पदावनत करने तथा निम्नतर ग्रेड में उसका वेतन निर्धारित करने पर आगे निर्देश देने के अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश का मतलब दोहरा दंड नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ 1975 ए SLR 511 बनाम श्यामा एवं अन्य के मामले में 15/1/74 को इस आशय का विनिर्णय दिया गया था। छठवा, निम्नतर ग्रेड में एक बार वेतन निर्धारित हो जाने पर निम्नतर ग्रेड में वेतन वृद्धियां सामान्य नियमों के अंतर्गत नियमित की जाएंगी जब तक कि निम्नतर ग्रेड में वेतन वृद्धियां आदि भी रोक नहीं ली जाती हैं। सातवां, निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति कर्मचारी विशेष के ग्रेड को उस ग्रेड से निम्नतर करके नहीं लगाई जा सकती जिस ग्रेड में मूल रूप से उसकी नियुक्ति हुई थी। आठवां, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर ग्रेड में अवनति की शास्ति भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिए प्रचालित करना नहीं है तो उच्चतर ग्रेड में पुनः बहाली पर कर्मचारी को वही वेतन दिया जाए जो वह निम्नतर ग्रेड में पदावनत न किए जाने पर लेता, अर्थात निम्नतर ग्रेड में की गई सेवा की गणना उच्चतर ग्रेड में वेतन वृद्धियों के लिए की जाएगी। यदि शास्ति भावी वेतन वृद्धियों का स्थगित करने के लिए प्रचालित करना हो तो उस अवधि जिसके लिए पदावनति की गई थी को उच्चतर ग्रेड में वेतन वृद्धि के लिए न गिनकर उच्चतर ग्रेड में पुनः बहाली पर वेतन निर्धारित किया जाए। 16वां, जब अपील पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा रेलवे कर्मचारी पर अधिरोपित शास्ति को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव हो तो उच्चतर शास्ति लगाते समय मूल शास्ति को रद्द करने की व्यवहार्यता के बारे में विचार किया जाए। लेकिन यदि कर्मचारी की पहले ही पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से शास्ति पूरी हो चुकी हो तथा उसे रद्द करना
व्यवहारिक न हो। अपील पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उच्चतर शास्ति अधिरोपित किए जाने का निर्णय लेते समय मूल शास्ति से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। ऐसे मामलों में दंड को बढ़ाकर ऐसी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित किया जाना नियमानुसार है। वेतन वृद्धि रोकने उसी वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम तक वेतन में कमी तथा निम्नतर ग्रेड में अवनति किए जाने संबंधी शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधित उदाहरण का भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के प्रभाव के बिना 2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति। इसे संचयी प्रभाव के बिना अस्थायी प्रभाव के साथ आदि भी कहा जाता है। खा 2 वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति जो भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखने वाला होगा। इसे संचयी प्रभाव के साथ स्थायी प्रभाव के साथ आदि भी कहा जाता है। गा भावी वेतन वृद्धियां को स्थगित करने के प्रभाव के बिना अर्थात संचयी प्रभाव के बिना 2 वर्षों के लिए उसी वेतनमान में 5,850 के निम्नतर प्रक्रम तक वेतन में 2 प्रक्रम की कमी करने की शास्ति। घा भावी वेतन वृद्धियों के स्थगन के प्रभाव सहित अर्थात संचयी प्रभाव सहित 2 वर्षों के लिए उसी वेतनमान में 5,850 के प्रक्रम तक वेतन में 2 प्रक्रमों की कटौती। इंगा भावी वेतन वृद्धियों के स्थगन के प्रभाव के बिना 2 वर्षों के लिए 4,500, 125, 7,000 के निम्नतर वेतनमान में कटौती तथा 5,000 रुपये पर वेतन निर्धारित करने की शास्ति। चा शास्ति उपर्युक्त इंगा के अनुरूप परंतु भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित रखने के प्रभाव सहित शास्ति के प्रभाव होने की तारीख 1/3/2000 अर्थात तत्काल प्रभाव से वेतन 28/2/2002 तक इस स्तर पर स्थिर रहेगा। यदि शास्ति आदेश में यह अनुबंध है कि शास्ति की अवधि के दौरान निम्नतर ग्रेड में भी वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी अथवा यदि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है तो 1/3/2001 को वेतन बढ़ाकर 5,125 कर दिया जाएगा। 17वां अनिवार्य सेवानिवृत्ति भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द 6ठा संस्करण के नियम 802, 803 और 804 के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति समय पूर्व सेवानिवृत्ति से भिन्न है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति शास्ति नहीं है बल्कि इसका आदेश प्रशासनिक उपाय के रूप में दिया जाता है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 311(2) में जिसमें केवल बर्खास्तगी, सेवा से हटाना तथा रैंक में कमी से संबंधित शास्तियों का उल्लेख है, में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उल्लेख नहीं है। तथापि अनिवार्य सेवानिवृत्ति को नियमों में एक बड़ी शास्ति के रूप में शामिल किया गया है और यह बर्खास्तगी तथा सेवा से हटाने की शास्ति की तुलना में कम गंभीर है। 18वां अनिवार्य सेवानिवृत्ति बर्खास्तगी तथा सेवा से हटाने के मामले में पेंशन उपदान प्रदान करना। रेल कर्मचारी जिसे शास्त्रीय स्वरूप सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त किया जाता है उसे रेल सेवा पेंशन नियम 993 के नियम 64 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार पेंशन उपदान प्रदान किया जाता है। बर्खास्त अथवा सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारी की पेंशन और उपदान
जब्त कर लिया जाता है। बहरहाल उसे सेवा से बर्खास्त अथवा हटाने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि समझे कि यह मामला विशेष रूप से विचार करने लायक है तो रेल सेवा पेंशन नियम 993 के नियम 65 के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकता है। 19वां अनुशासनिक प्राधिकारी। इन नियमों में अनुशासनिक प्राधिकारी को विभिन्न प्रयोजनों के लिए नीचे लिखे अनुसार परिभाषित किया गया है। का किसी रेल कर्मचारी पर शास्ति लगाने के प्रयोजन के लिए नियमों के अंतर्गत उस पर शास्ति लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। खा नियम 9 बड़ी शास्ति अधिरोपित करने अर्थात जांच आदि करने के लिए अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि के प्रयोजन के लिए राजपत्रित तथा अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। राजपत्रित कर्मचारियों के लिए नियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी तरह की शास्ति बड़ी या छोटी लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नियम 6 में विनिर्दिष्ट कोई भी बड़ी शास्ति लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। गा नियम छोटी शास्ति अधिरोपित करने अर्थात आरोप ज्ञापन जारी करने जहां कहीं आवश्यक हो, जांच करने आदि के लिए कार्यविधि के खंड का और खा के प्रयोजन के लिए राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों रेल कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। घा नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियां लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों का उल्लेख रेल सेवा अनुशासन एवं अपील नियमों की अनुसूची 1, 2 और 3 में किया गया है। बहरहाल राष्ट्रपति किसी भी रेल कर्मचारी पर नियम 6 में उल्लिखित कोई भी शास्ति लगा सकते हैं, भले ही इस प्राधिकारी का उल्लेख अनुसूची में किया गया हो या नहीं। व्याख्या। पहला, किसी राजपत्रित रेल कर्मचारी पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक शास्ति लगाने के लिए अनुसूचियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी छोटी बड़ी शास्ति का आरोप पत्र जारी करने, नियम 9 के अंतर्गत जांच करने आदि के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु रेल कर्मचारी पर वह वही शास्ति लगा सकता है जिसके लिए अनुसूचियों द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया है। अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में जहां तक छोटी शास्ति से संबंधित कार्यवाहियों का संबंध है तो उपर्युक्त स्थिति ही लागू होगी, परंतु बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में कम से कम एक बड़ी शास्ति लगाने के लिए अनुसूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी केवल नियम 9 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरा, अनुसूची 1 में क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों से इतर यूनियों, रेलवे बोर्ड कार्यालय में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों तथा इरीसैन, इरीसैट, इरीन और इरीमी रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेल भर्ती बोर्ड आदि में अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनिक एवं अपील प्राधिकारियों का उल्लेख है। अनुसूची 2 में क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों के अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न यार्डों के रेल अधिकारियों तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की अनुशासन तथा अपील शक्तियों का उल्लेख है। अनुसूची 1 और 2 में उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना और बर्खास्तगी जैसी शास्तियां केवल नियुक्ति प्राधिकारी
अथवा उनके रैंक के समकक्ष प्राधिकारी अथवा इनसे उच्चतर किसी प्राधिकारी द्वारा लगाई जा सकती है। अनुसूची में रेल अधिकारियों समूह ख और समूह क से संबंधित अनुशासन एवं अपील प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 1, 2 और 3 की एक प्रति अनुबंध क, ख और ग के अनुरूप में संलग्न है। तीसरा, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों की अनुसूची 2 के अंतर्गत प्रमुख विभागाध्यक्षों की अनुशासनिक शक्तियों का उपयोग नए जोनों तथा उत्पादन इकाइयों में प्रमुख विभागाध्यक्षों के पद न होने के कारण वरिष्ठ प्रशासनिक यार्ड के उन अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जो समन्वयकर्ता विभागाध्यक्षों के रूप में या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और रेल प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों द्वारा भी किया जा सकता है। चौथा, यद्यपि अनुसूचियों में अनुशासनिक प्राधिकारी के स्तर का उल्लेख किया गया है, तथापि प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकारी उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में आरोपी कर्मचारी कार्य करता है। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चलते रहने के दौरान उसका स्थानांतरण हो जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी भी तदनुसार बदल जाएगा जो उसके नए पद के अनुसार होगा। इसके अलावा किसी कर्मचारी के लिए केवल एक ही अनुशासनिक प्राधिकारी हो सकता है, जैसे अर्थात परिचालनिक कर्मचारी जो मंडल परिचालन प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है के लिए यह केवल मंडल परिचालन प्रबंधक ही अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, न कि मंडल वाणिज्य प्रबंधक या मंडल संरक्षा अधिकारी, भले ही किया गया कदाचार वाणिज्यिक नियमों अथवा संरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो। पांचवा, किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले रेल कर्मचारी के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण अनुशासनिक कार्यवाही के समय रेल कर्मचारी द्वारा स्थानापन्न रूप से धारित पद के अनुरूप किया जाएगा। छठवा, वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्डों अथवा नियुक्ति पत्रों के उपलब्ध न होने के मामले में महाप्रबंधक को नियोक्ता प्राधिकारी के रूप में माना जाए। सातवां, तथ्य अन्वेषण जांच अथवा दुर्घटना जांच के सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके प्राधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरोपित कर्मचारी को आशंका रहेगी कि पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुका अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में भी अपने पूर्व निष्कर्षों से अलग नहीं होगा, अतः उसे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन यदि रिपोर्ट में अंतिम राय निर्दिष्ट नहीं है और प्रथम दृश्यता मात्र राय दी गई है तो वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर जांच कर सकता है। तथ्य अन्वेषण जांच अथवा दुर्घटना जांच के सदस्य या अध्यक्ष उसी मामले में जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जांच अधिकारी वह प्राधिकारी होना चाहिए जिसने दोष के बारे में पूर्व निर्णय न किया हो, शुरू में अनंतिम रूप से भी नहीं। इसी तरह किसी अधिकारी द्वारा सतर्कता संबंधी किसी मामले में जांच पड़ताल की गई हो और बाद में उसे कोई प्रशासनिक पद दे दिया गया है तो वह अनुशासनिक मामला उसे नहीं सौंपा जाना चाहिए और उसे उपयुक्त निर्णय के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए।
8वां, यदि आरोपित अधिकारी का अनुशासनिक प्राधिकारी भी उसी मामले में शामिल हो तो उसे उक्त मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में पदानुक्रम से अगला उच्चतर प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। 9वां, अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के समय धारित पद के अनुसार किया जाए, न कि कदाचार का आरोप लगाए जाते समय धारित पद के अनुसार। 20वां, नियुक्ति प्राधिकारी। पहला, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के नियम 20 का में नियुक्ति प्राधिकारी को नीचे लिखे अनुसार परिभाषित किया गया है। का, उस सेवा जिसमें रेल कर्मचारी उस समय सदस्य है, अधिकृत अथवा सेवा के उस मेट जिसमें रेल कर्मचारी उस समय शामिल है में नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी या खा, उस पद पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी जिस पद पर रेल कर्मचारी उस समय आसीन है, या गा, ऐसी सेवा ग्रेड अथवा पद जैसा भी मामला हो पर नियुक्त करने वाला प्राधिकारी अथवा घा, ऐसी कोई अन्य सेवा जिसमें रेल कर्मचारी स्थायी सदस्य हैं और बाद में रेल मंत्रालय के अधीन निरंतर सेवा करते हुए किसी अन्य स्थायी पद पर हैं तो उसे सेवा मेड अथवा सेवा के पद पर उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी जो भी प्राधिकारी उच्चतम हो। दूसरा, नियम 2(1) का के विभिन्न खंडों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से प्राधिकारी को रेल कर्मचारी के पद अथवा ग्रेड तक ही सीमित रहना चाहिए और यथास्थिति खंड का और खा का उपयोग करना चाहिए। नियम 2(1) का समय, आशय और प्रयोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(1) के उल्लंघन से बचना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला या तो उस श्रेणी के कर्मचारी को नियुक्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी हो या वह प्राधिकारी जिसने वास्तव में उसे नियुक्त किया है जो भी रैंक में उच्चतर हो। यह आवश्यक नहीं है कि महाप्रबंधक किसी निम्नतर प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए समूह गा और घा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करे, हटाएं। 21वां, कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी। पहला, राष्ट्रपति या उनके द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त कोई अधिकारी किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ कर सकता है या कोई वह प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकारी जो किसी रेल कर्मचारी पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कम एक शास्ति लगा सकता है, भी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। दूसरा, वह अनुशासनिक प्राधिकारी जो किसी राजपत्रित रेल कर्मचारी के विरुद्ध नियम 6 में विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियों में से कम एक शास्ति लगाने के लिए सक्षम है, रेल कर्मचारी के विरुद्ध बड़ी शास्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है, भले ही वह प्राधिकारी रेल कर्मचारी पर बड़ी शास्ति लगाने के लिए सक्षम न हो, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में बड़ी शास्ति से संबंधित कार्यवाही उसी प्राधिकारी द्वारा शुरू की जा सकती है जो कम से कम एक बड़ी शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो।
22वां आपराधिक कार्यवाहियों के साथ साथ अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करना। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां तब भी शुरू की जा सकती हैं और इन्हें समाप्त किया जा सकता है जब कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो, क्योंकि कदाचार की प्रकृति और अपेक्षित साक्ष्य का स्तर दोनों किस्म की कार्यवाहियों में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे मामलों में कार्यवाहियां शुरू करने और इन्हें समाप्त करने से तब तक न्यायालय की अवहेलना नहीं होती है जब तक कि विभागीय कार्यवाहियां स्थगित करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर न दिया गया हो। विभागीय कार्यवाहियां स्थगित करने से संबंधित प्रश्न के बारे में निर्णय प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा लिया जाएगा यदि आरोपित कर्मचारी न्यायालय की शरण लेता है। 23वां अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश। किसी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी आरोपित कर्मचारी को आरोप मुक्त करने अथवा नियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित आदेश उपयुक्त रूप से साकारण आदेश होने चाहिए और इनमें आरोपों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय का आधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।